राकेश जी जार हूँ जो ये मौका दिया मुझे और शशि भूषण को कि इस बहुत महत्वपूर्ण किताब पर हम अपने जिस तरह से इस किताब को देखते समझते हैं उस पर अपनी बात आगे रखें। तो ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से हमारे वर्तमान में अतीत किस तरह से मौजूद है और किस तरह से वो हमारे वर्तमान को प्रभावित कर रहा है, और इसलिए उस अतीत पर हमारी क्या समझ है, क्या समझ बननी चाहिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे इस किताब में उठाए गए हैं। इसका अनुवाद मोहन गुप्त जी ने किया है और प्रभात कुमार बसंत ने एक तरह से एडिटिंग और पुनरीक्षण इस किताब का किया है। तो मैं अपनी बात लगभग 20-22 मिनट में रखूंगा और फिर शशि भूषण बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इस किताब के पर थोड़ा विस्तार में जाऊं, मैं रोमिला थापर ने जिस तरह का उनकी जैसी रिसर्च रही है, जैसा उनका योगदान है, उस पर थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा और उसी प्रक्रिया में, उसी दौरान में इस किताब पर भी चर्चा हो जाएगी। तो दोस्तों, रोमिला थापर पिछले लगभग 6 दशकों से इतिहास लेखन में पूरी तरीके से व्यस्त रही हैं और अ, मेरे ख्याल से उनका जो इतिहास लेखन है, जो कि एक तरह से हस्तक्षेप के रूप में आया है, बहुत सारे नए विचारों की भी शुरुआत हुई है और बहुत सारी जो ऑनगोइंग डिबेट्स हैं उसमें उनका सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। प्रोफेसर सलील मिश्र सर का शायद कनेक्शन कट हो गया सर। एक बार कांटेक्ट कर लीजिए सर के साथ। जी जी। हाँ, बीच में सॉरी, ये बीच में एकदम से वो चला गया था। तो अब लगता है जी कि अब ऑडियो वीडियो दोनों वापस आ गए हैं। तो मैं अपनी जी बात जी। बढ़ाता हूँ। जी। तो 20वीं सदी में, 19वीं सदी से जिस तरह से एक सोशल साइंस नॉलेज की शुरुआत हुई है, उसमें भारत की अपनी जगह, भारत का अपना स्थान बनाने में रोमिला थापर और भी हमारे इतिहासकार, लेकिन उनका एक खास महत्व रहा है। इस बात के दो पहलू हैं। पहला तो ये कि जो दुनिया का इतिहास लिखा गया 19वीं सदी से जो शुरुआत हुई, उसमें यूरोप का इस ज्ञान पर खास तौर से एक वर्चस्व और दबदबा रहा पिछली 2 सदियों से। और गैर यूरोपीय समाजों में इस ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया काफी कमजोर थी, लगभग उनका योगदान नगण्य था। तो जो भी कुछ विश्व का इतिहास या जो भी नई सोशल साइंस भी लिखी जा रही थी, वो यूरोप के इनिशिएटिव पर, यूरोपियंस के द्वारा लिखी जा रही थी। बहुत सारे देशों में जो टेक्स्ट बुक्स भी लिखी जाती थी, वो भी यूरोपियंस की लिखी। जो नॉन यूरोप के देश थे, वहां के समाजों में जिन यूरोपियन पावर का था, उन्हीं वहीं के विद्वान लोग, इतिहासकार, वहां की टेक्स्ट बुक्स भी लिखते थे। भारत उन बहुत कम गैर यूरोपीय देशों में से एक रहा है जिसने कि इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, न सिर्फ भारत के इतिहास में बल्कि सोशल साइंस में। तो इस प्रक्रिया में, मतलब विश्व के इतिहास में और सोशल साइंस में भारत की अपनी जगह बना, भारत का अपना स्थान स्थापित करने में रोमिला थापर का और हमारे और भी जो उनके साथ के इतिहासकार और सोशल साइंटिस्ट हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। और भारत, मैं ये कह दूं कि बहुत कम ऐसे गैर यूरोपीय देशों में से है जिनकी की इस क्षेत्र में एक खास मौजूदगी और एक खास उपस्थिति रही है।
इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात ये कि ये बात सिर्फ ज्ञान की ही नहीं है कि ज्ञान प्रोड्यूस किया गया, लेकिन उस ज्ञान का क्या स्वरूप और क्या प्रकृति रही, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि ये ज्ञान यूरोप से बन रहा था, यूरोप के देशों से इसमें पहल हो रही थी, तो ये ज्ञान काफी यूरो केंद्रीय या एक तरह से यूरोसेंट्रिक था। इसका मतलब, यूरोसेंट्रिक से मेरा मतलब ये है कि यूरोप को दुनिया के केंद्र में रख के देखा गया, दुनिया को एक तरह से यूरोप के नजरिए से देखा गया, यूरोप के वेंटेज पॉइंट से, प्रस्थान बिंदु से देखा गया, और एक तरह से कहीं ना कहीं दुनिया को एक यूरोप का एक्सटेंशन भर मान लिया गया, उसका एक विस्तार भर मान लिया गया। और अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में ये जो दुनिया का इतिहास लिखा गया, ये लगता था कि यूरोप का इतिहास है, यूरोप का इतिहास लिखा जा रहा था और उसको परोसा जा रहा था, उसको प्रस्तुत किया जा रहा था विश्व के इतिहास के रूप में। तो इस तरह के इतिहास लेखन को, इस तरह के यूरोसेंट्रिसिज्म को, यूरोप केंद्रीय समझ को 20वीं सदी में बहुत बड़ी चुनौती दी गई, और रोमिला थापर का स्थान भी उन विद्वानों में, उन स्कॉलर्स में है जिन्होंने की इस यूरोसेंट्रिक टेंडेंसी को बहुत चुनौती दी और इसका विकल्प सामने रखा। तो एक तरह से जो हमारी हिस्टोरिकल नॉलेज और हमारी सोशल साइंस नॉलेज है, उसका जो वी औपनिवेशीकरण हुआ है, उसका जो डीकॉलोनाइजेशन हुआ है, उस प्रक्रिया में भी रोमिला थापर का और भी हमारे इतिहासकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उदाहरण के लिए अगर मैं एक उदाहरण लूं, तो दुनिया के इतिहास में भारत को कैसे देखा जाए, भारत को कैसे समझा जाए। अक्सर जो ओरिएंटलिस्ट या यूरोप की एक टेंडेंसी होती थी कि यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इस तरह से डिवाइड करके देखते थे, मतलब जो गैर यूरोपीय दो देश हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं किया। तो हमारे जो मार्क्सवादी इतिहासकार थे, उन्होंने एक भारत की अपनी जगह बनाई, लेकिन खास बात यह थी कि एक इंडियन एक्सेप्शनलिज्म से भी बचे। तो एक तो इस प्रक्रिया से बचे कि भारत सिर्फ एक गैर यूरोपीय देश नहीं है, रेस्ट नहीं है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। भारत की एक अपनी विशिष्टताएं हैं, भारत के इतिहास की, भारत के समाज की अपनी डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, लेकिन उसको बताते बताते एक तरह से भारतीय अपवादवाद या भारत इंडियन एक्सेप्शनलिज्म से भी बचा जाए। कहीं हम ये भी ना बताने लगे, जैसा कि एक प्रवृत्ति होती है कि भारत बिल्कुल दुनिया से सबसे निराला देश है। तो भारत को विश्व के इतिहास में अपनी जगह बनाना, उसकी जगह देना, और साथ ही साथ एक इंडियन एक्सेप्शनलिज्म से बचना, ये बहुत एक पहला योगदान है। दूसरा योगदान रोमिला थापर का रहा है, और जो कि इस किताब में खास तौर से परिलक्षित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, वो ये कि प्राचीन काल के इतिहास लेखन को राजा रानी या साम्राज्यों की कहानी से उन्होंने बाहर निकाला है और बताया है कि एक बहुत बड़ा फलक है प्राचीन भारत का। प्राचीन भारत को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारी श्रेणियां, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे प्रिज्म हैं। हमें सामाजिक संरचनाओं को समझने की जरूरत है, सोशल स्ट्रक्चर को, ट्रेड, व्यापार और मैन्युफैक्चर को, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स जो सामाजिक समूह हैं प्राचीन भारत के, उनको समझने की जरूरत है। सामाजिक गतिशीलता, मतलब मोबिलिटी, माइग्रेशन की जो ढर्रा है, क्या जो पैटर्न है, उसको समझना है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर को समझना है। शहरीकरण की प्रक्रिया को समझना है, किस तरह से शहर बन रहे थे प्राचीन काल में। राज्य का स्वरूप क्या बन रहा था, किस तरह से विकसित हो रहा था, कैसे छोटे से एक लीनियज बेस्ड से बढ़ के बड़ी एक लार्जर स्टेट बन रही है। भाषाएं और साहित्य पे काम, भाषा और साहित्य को भी समझना है। सर आवाज कट रही है। सर आवाज कट रही है। सर आवाज नहीं आ रही है।
सर आवाज नहीं आ रही। ऋषि जी। हाँ हाँ हाँ, कहिए। इससे हाँ सर का डिस्कनेक्ट हो गया क्या उधर से? हाँ, मैं मोबाइल से बोल रहा हूँ, यहीं से बोल लूँ। वो तो मेरे लैपटॉप में या तो प्रॉब्लम है या मुझे पता नहीं क्या। मो, ये सुनाई दे मो, रहा है आप लोगों को? ये तो उससे अच्छा सुनाई पड़ रहा है इससे। बस तो फिर मैं इसी से बोल देता हूँ, उसको बंद जी कर जी देता हूँ। जी। बस 1 मिनट का समय दे दीजिए मुझको। ठीक ठीक सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है आवाज। सर आवाज आ रही है आपकी। सर आ रही है आवाज आपकी।
हाँ, मेरी आवाज आ रही है अब? जी हाँ हाँ एकदम आ रही है। हाँ, तो ठीक है फिर। सर प्रणाम। हाँ सॉरी, ये कुछ फिर मैं इसी से मोबाइल से ही मैं कर रहा था, लेकिन अभी से अपनी बात करता हूँ। तो मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, अपनी बात जारी रख रहा हूँ जहां से, कि एक तरह से डीडी कोसाम्बी, रोमिला थापर, आर एस शर्मा, इन इतिहासकारों ने जो प्राचीन भारत की जो हमारी समझ है उसका फलक बहुत विस्तृत कर दिया। वो सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ द पास्ट या सिर्फ डायनेस्टीज पर केंद्रित ना होके, जो मैंने बहुत सारी थीम्स बताई, सोशल स्ट्रक्चर, ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर, सामाजिक समूह, सामाजिक गतिशीलता लोगों की, माइग्रेशन के पैटर्न, आर्ट आर्किटेक्चर, शहरीकरण, राज्य का स्वरूप, भाषा साहित्य, जेंडर, इन सब ने एक तरह से हमारे प्राचीन काल के इतिहास लेखन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, या एक तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया, बिल्कुल ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। और बहुत सारा वो परिवर्तन जो है वो इस किताब में हमें देखने को मिलता है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि प्राचीन काल के इतिहास लेखन को उन्होंने कंटेम्पररी कर दिया, जैसा कि टाइटल से भी स्पष्ट होता है कि हमारे वर्तमान में जो अतीत है, तो प्राचीन काल को उन्होंने कंटेम्पररी बना दिया और उसको हमारे वर्तमान के अपने सरोकारों से, और जो हमारी समझ है उसकी, उन्होंने हम आज के समाजों के आज के जो सवाल हैं उनकी पड़ताल प्राचीन काल में की। आज की जो हमारी समझ है, आज के जो हमारे सरोकार हैं, तो जो हमारे आज के सवाल हैं अतीत को लेके, उनका फलक बहुत ज्यादा विस्तृत कर दिया। और इस तरह से प्राचीन काल में रही, प्राचीन काल पर ही काम किया, लेकिन हमारे प्राचीन काल को प्राचीन से बाहर निकाल दिया और वो आज के उसको कंटेम्पररी बना दिया। प्राचीन काल को अपने आइसोलेशन में देखने की बजाय उसको वर्तमान से, आधुनिक काल से बिल्कुल जोड़ दिया। और ये इसलिए भी कहा कि जैसे उनके सामने सवाल थे, जिस तरह के रोमिला थापर के सामने, जिस पर कि थोड़ी देर में आऊंगा, उनको सिर्फ आप एंशिएंट हिस्ट्री पर पुराने तरीके से फोकस करके आप उन सवालों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो बहुत ही सीमित दायरा है। मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि बकद्र शौक नहीं ज़र्फ तंगनाए गजल, कुछ और चाहिए वो सब मेरे बयां के लिए। गालिब ने यह कहा कि जो गजल का दायरा है वो मुझे अपनी बात कहने के लिए बहुत छोटा लग रहा है। मैं अपनी जो बात कहना चाहता हूं दुनिया को लेके, समाज को लेके, वो सिर्फ गजल के माध्यम से मैं नहीं कह पा रहा हूं। कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयां के लिए, मुझको अपने बयान के लिए ज्यादा विस्तार चाहिए, ज्यादा फैलाव चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे रोमिला थापर के सामने भी यही समझ थी कि अपनी बात कहने के लिए, दुनिया समाज को समझने के लिए, हिस्ट्री को समझने के लिए सिर्फ एक अतीत पर ही फोकस करने से बात नहीं बनेगी, उसकी जो वर्तमानता है, उसकी जो कंटेम्पोरैनिटी है, उसको ध्यान में रखना होगा। तभी वो फलक उतना बड़ा हो पाएगा कि जिस तरह के सरोकार और जिस तरह के सवाल हैं उनका जवाब ढूंढा जा सके। तीसरा योगदान रोमिला थापर को जो रहा है वो ये है कि इतिहास के साथ साथ एक हिस्टोरिकल मेथड या इतिहास लेखन की जो पद्धति है उस पर भी उन्होंने जोर दिया। दोस्तों, काफी समय एक ऐसा था जब ये माना जाता था कि मेथड तो साइंस का होता है और इतिहास में तो सिर्फ एक नैरेटिव होता है, एक कहानी होती है, मेथड इतिहास में कैसे होगा। लेकिन इतिहास भी हम अपनी विल पावर से नहीं लिखते हैं, साहित्य की तरह नहीं लिखते हैं। उसकी एक अपनी पद्धति है, उसके कुछ नियम हैं, उसकी कुछ पूर्व शर्तें हैं, जिसको कि उन्होंने काफी हाईलाइट किया। पहला तो यही कि, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है, कि स्रोतों के आधार पर इतिहास लिखा जाता है, लेकिन सभी स्रोत एक जैसे नहीं होते हैं और स्रोतों को ही हम सिर्फ इतिहास में नहीं लिख देते हैं। अगर बाबरनामा में यह लिखा हुआ है कि बाबर ने कोई लड़ाई जीती ईश्वर की इच्छा से, तो हम अपने इतिहास में ये नहीं लिख देते हैं कि ईश्वर की इच्छा से बाबर जीत गया। हम सोर्सेस को, स्रोतों को एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, उसमें क्या रेलेवेंस है। सोर्सेस को हम की हायरार्की भी बनाते हैं, सोर्सेस की विवेचना भी हमें करनी होती है एक खास पद्धति के हिसाब से, और एक विश्व दृष्टि और एक खास पैराडाइम में भी हिस्ट्री लिखते हैं। तो डेटा एंड सोर्सेज, मेथड्स और एक पैराडाइम, विश्व दृष्टि, इन सबको मिला के स्रोत एक खास समय के होते हैं और एक समय के बारे में होते हैं। ये रोमिला थापर का बहुत बड़ा योगदान है कि अगर एक 13वीं सदी का स्रोत है जो कि 11वीं सदी की बात कर रहा है, लेकिन वो हो सकता है कि वो 13वीं सदी के यथार्थ
को ज्यादा बेहतर तरीके से बता रहा हो। तो सोर्सेज को एनालाइज करना पड़ेगा। किसी भी सोर्स को, चाहे वो एंशिएंट पीरियड का हो या मॉडर्न पीरियड का हो, उसको हम सिर्फ अपनी फेस वैल्यू पे नहीं लेते हैं। जो सोर्स है, उस जो स्रोत कह रहा है, उसको हम उसी तरह से नहीं मान लेते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं। एक तरह से हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं उसका समाज शास्त्र बनाते हैं, उसकी सोशियोलॉजी बनाते हैं। तो वो किस समय का स्रोत है, कौन कह रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही जा रही है, वो सब हमको काफी ज्यादा बताता है। एक उसका उदाहरण लिया जाए तो सोमनाथ के उससे पता लगता है। सोमनाथ पर इस किताब में 16 नंबर का जो चैप्टर है वो इसी पे बताता है, वो सोमनाथ के बारे में है। तो सोमनाथ के मंदिर, उसका डिस्ट्रक्शन का एक यथार्थ है, उसको यथार्थ को नकारने की जरूरत नहीं है, लेकिन रोमिला थापर ने इस यथार्थ को 4 अलग अलग सोर्सेज में किस तरीके से देखा गया, तो उसको अरबी सोर्स में किस तरीके से देखा गया, कैसे इस घटना को और बढ़ा चढ़ा के बताया गया, संस्कृत में जो सोर्सेस थे, स्रोत थे, उसमें इसका किस तरह से विवरण मिलता है, क्या कहा गया है। जैन लोगों के सोर्स प्राकृत भाषा में हैं, जो कि इस मंदिर के निर्माण की बात करते हैं और मंदिर से जुड़े हुए और मसलों की बात करते हैं। और अंततः 19वीं सदी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में किस तरीके से इस मसले को उठाया जा रहा है, लोग क्या बात कर रहे हैं। तो ये 4 अलग अलग स्रोत हुए, संस्कृत के, अरबी के, जैन रिकॉर्ड्स प्राकृत में, और अंग्रेजी में उपलब्ध 19वीं सदी में हाउस ऑफ कॉमन्स की डिबेट्स, एक ही घटना के बारे में जो हुई, और उन 4 स्रोतों में उस एक घटना को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, किस तरह से देखा गया है, उस सबको मिला के। तो इस तरह का ट्रीटमेंट उन्होंने ऐसा जैसा सोमनाथ के साथ किया, वो शकुंतला की जो कहानी है उसके साथ में भी किया, कि किस तरह से अलग अलग समय में शकुंतला के को देखा गया है, उनकी कहानी को बताया गया है। तो और जाहिर सी बात है कि जिस समय में देखा गया, उस समय की जो मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, वैल्यू सिस्टम्स हैं, आइडियाज हैं, उनका भी असर उस समय के रिप्रेजेंटेशन पे पड़ा होगा। उस समय के का जो विवरण दिया गया है, चाहे वो सोमनाथ के बारे में हो, या वो शकुंतला के बारे में हो, या वो द्रौपदी के बारे में हो। तो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि रोमिला थापर ने एक जो ट्रेडिशनल जो पुराना पॉजिटिविस्ट फोकस है सोशल साइंस में, जो 19वीं सदी की विरासत है हमारे लिए, वो तो रखा ही, लेकिन एक तरह से जो नए नए हस्तक्षेप सोशल साइंसेज में हुए हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म, एक पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच आई है, उसका भी इस्तेमाल किया है। अपने स्थान पे खड़े होकर, अपनी जगह से वो नहीं हटी हैं, अपने स्थान पे खड़े होकर जो भी नए नए हस्तक्षेप हो रहे हैं, उनका इतिहास लेखन के लिए क्या बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बात की तरफ बहुत सजग रही हैं, बहुत अलर्ट रही हैं, और बहुत ही सेंसिटिव रही हैं रोमिला थापर। अल्टीमेट बात यह है कि हमें अतीत को समझना है, जितनी ज्यादा स्पष्टता के साथ समझा जा सकता है, और अतीत को समझने में अतीत को समझना है और वर्तमान के साथ उसके संबंधों को रेखांकित करना है, और उसमें अतीत को बेहतर समझने के लिए जो जो भी हमारे पास तौर तरीके हैं, वो उनका हमें इस्तेमाल करना है। अतीत की बेहतर समझ के लिए इतिहास को और तमाम ज्ञान की परंपराएं हैं, उनके साथ भी रोमिला थापर ने जोड़कर देखा, और ये भी उनका एक विशिष्ट योगदान है। तो आर्कियोलॉजी तो खैर प्राचीन इतिहास के साथ जुड़ा ही हुआ है, लेकिन जियोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जियोग्राफी, भूगोल और डेमोग्राफी का इस्तेमाल किया गया है। तो प्राचीन काल में शहरीकरण की क्या परंपरा, किस तरह से पैटर्न या क्या ढर रहा था, उसको हम जियोग्राफी और डेमोग्राफी से भी समझ सकते हैं। लिंग्विस्टिक्स की समझ हमारे लिए बहुत जरूरी है। वेदों में उन्होंने बताया कि द्रविड़ भाषा समूह के भी काफी शब्द हैं, तो अगर वेदों में द्रविड़ भाषा समूह के शब्द हैं, तो उससे किस तरह के हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कौटिल्य के चाणक्य के अर्थशास्त्र को समझ के लोगों ने बताया है कि जिस तरह की भाषा का उसमें इस्तेमाल हुआ है, वो 1 से ज्यादा लोगों का लिखा हुआ है, लगभग 3 लोगों ने लिखा हुआ है। तो एक जो लिंग्विस्टिक्स की जो समझ है,
जो भाषा विज्ञान की समझ है वो भी हमें प्राचीन काल के इतिहास को समझने में मदद करती है, और रोमिला थापर का इस पर बहुत खास ज्ञान रहा है। डीएनए स्टडीज जो हुई है, जो नए विज्ञान, जो नई साइंसेज आई हैं, अब वो डीएनए से हमको पता लग रहा है कि तमाम पुराने समूहों का विस्तार कहाँ पे था, क्या वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग थलग थे, या एक खास तरह का डीएनए बहुत बड़े लोगों में पाया जा रहा है। तो इस तरह से जहां से भी इतिहास लेखन को मदद मिल रही है उसको लेना, और उससे अपने इतिहास लेखन को मजबूत करना और समृद्ध करना और ज्यादा बेहतर तरीके से समझना। धर्म की समझ में भी रोमिला थापर ने धर्म को एक जो बिल्कुल ही धर्म ग्रंथ पर आधारित समझ होती है, जो एक बिल्कुल टेक्सचुअल समझ में होती है, उसके इतर और भी अलग अलग स्रोतों से धर्म को उन्होंने समझा है। जैसे बुद्ध धर्म को समझने में उन्होंने शहरीकरण का या लौह युग, आयरन एज, सो उससे क्या फर्क, उससे क्या असर पड़ा होगा, शहरीकरण हुआ होगा, उसने किस तरह की नई सामाजिक शक्तियों को जन्म दिया होगा, तो इसके साथ बुद्ध धर्म को जोड़कर, तो मतलब एक सोशियोलॉजिकल अप्रोच, एक पूरी सिर्फ टेक्स्ट पर अप्रोच नहीं, और इससे भी उन्होंने धर्म को देखा। तो हमारी प्राचीन काल की समझ को इस सब की वजह से बहुत ज्यादा परिष्कृत और बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेट किया, बहुत सोफिस्टिकेटेड समझ इस सब की वजह से हमारी प्राचीन काल की है। चौथा और आखिरी योगदान रोमिला थापर को जो रहा है वो ये है कि वो इतिहासकार के साथ साथ एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी रही हैं, और ये उनकी बहुत खास भूमिका है। अक्सर जो उन पे हमले भी होते रहे हैं, अटैक भी उन पर किया गया है, वो इसी वजह से हुआ है कि वो सिर्फ एक इतिहासकार नहीं है, बल्कि एक वो सिर्फ आइवरी टावर्स ऑफ अलूफनेस जिसको कहते हैं, वहां से बैठ के इतिहास नहीं लिख रही हैं, लेकिन वो अपना इतिहास जो उनका है, इतिहास लेखन के साथ साथ उनको अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी का भी, सोशल अकाउंटेबिलिटी का भी एहसास है। तो वो लगातार एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल की तरह, जो कि जिसका कि एक कमिटमेंट जो है वो नॉलेज की तरफ होता है, ज्ञान की तरफ होता है, ज्ञान की पूर्व शर्तों को लेकर होता है, लेकिन दूसरा कमिटमेंट जो है वो समाज को लेकर भी होता है, लोगों की तरफ भी होता है। तो सोशल अकाउंटेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन फ्रीडम, दोनों को कंबाइन करके किसी भी समाज को दोनों की जरूरत होती है। समाज को हमें ज्ञान भी चाहिए होता है, लेकिन साथ साथ ये भी चाहिए होता है कि उस ज्ञान को प्रस्तुत करने वाले लोगों में एक सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक जवाबदेही, सोशल अकाउंटेबिलिटी भी हो, ताकि उस का एक सामाजिक महत्व भी बने। 1960 के दशक में उन्होंने, रोमिला थापर ने सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर दिया, अतीत और पूर्वाग्रह में। वो 3 लेक्चर थे, पास्ट एंड प्रेजेंट के नाम से छपे थे, क्या हुआ? जिसमें कि उन्होंने बताया कि किस तरह से बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं जो कि हमारी अतीत की समझ को पर असर डालते हैं, उसको शेप करते हैं, और बेहतर वैलिड साइंटिफिक इतिहास को, जो पूर्वाग्रहों पर आधारित इतिहास है, उसके साथ कैसे अलग करके देखना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान था 1960 के दशक में। उसी दशक में 1960 में ही जब सांप्रदायिकता का उभार काफी हुआ आजादी के बाद में पहली बार, तो इतिहास लेखन भी किस तरह से सांप्रदायिकता से प्रभावित होता है, इसको लेके पीपल्स पब्लिशिंग हाउस ने एक बुकलेट छोटी सी छापी थी, कम्युनलिज्म इन द सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है।
है। सॉरी, मैं बस अब 2 मिनट में अपनी बात हम्म, खत्म करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत हो रही है। तो तो इस तरह से बहुत सारे हमारे वर्तमान के मसले जिनका की हल जिनकी की जिनको कि समझने का जरिया इतिहास में था, उस सब पर उन्होंने एक प्रोफेशनल इतिहासकार के नजरिए से और एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के नजरिए से उन्होंने अपनी बात रखी है। और बहुत तमाम, जहां तक इस किताब का सवाल है तो काफी कुछ चर्चा हो गई, लेकिन इस किताब के 4 हिस्से हैं। पहला है इतिहास और लोक पर, दूसरा है धर्म और इतिहास पर, तीसरा है संवाद, बहस, डिबेट पे, बहस और संवाद, और चौथा है जेंडर के सवाल पे। बहुत सारे सवाल हैं जो कि हमारे दिमाग में रहते हैं। हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, और हमारे इतिहास में पिछले 1200-1300 सालों में हिंदू शब्द का इस्तेमाल कैसे अलग अलग तरीकों से हुआ है, इस पर उन्होंने इस किताब में काफी स्पष्टता के साथ में लिखा है। वैदिक और आर्य शब्द में क्या संबंध है, भारतीय अस्मिता क्या है, और हमारे अतीत की परतों में इसे किस तरह से देखा गया है, और आज हम इसको कैसे देखते समझते हैं, इसकी बाउंड्री लाइंस क्या रही हैं। वो एक तो नहीं रही हैं, लेकिन वो किस तरीके से बदली हैं, और अतीत में क्या उनका 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 क्या स्वरूप रहा है। तो ये सारे सवाल जो हैं, बहुत सारे, ये रोमिला थापर के अकादमिक जीवन के सरोकारों में से रहे हैं। और इस किताब में उन्होंने इन सब मसलों पर बहुत रिसर्च भी की है, बहुत शोध की है। और इस किताब में वही सारी शोध, वही सारे सरोकार, वही सारी रिसर्च एक बहुत ही फिल्टर्ड और बहुत ही डिस्टिल्ड तरीके से, उसमें स्कॉलस्टिसिज्म कम है, लेकिन एक बहुत ही रीडेबल और बहुत ही अच्छे तरीके से लग रहा है कि उस सारे ज्ञान को डिस्टिल करके और फिल्टर करके पाठकों के सामने रखा गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, और सबका हिंदी में अनुवाद हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है, स्वागत के योग है। और इसलिए मोहन गुप्त और बसंत जो हैं, जिन्होंने इस काम को अंजाम किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये किताब जहां तक जितना ज्यादा लोग पढ़ेंगे, तो उससे उनका दिमाग की खिड़कियां खुलेंगी, उनकी समझ में इजाफा होगा, और अपने अतीत को, अपने वर्तमान में जो हमारा अतीत है, उसको किस तरीके से बेहतर समझा जाए, इसको समझने का एक नजरिया इस किताब में बहुत अच्छा है। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और कुछ गड़बड़ रही है, मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। लेकिन अब हम शशि भूषण को सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो, आवाज आ रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज। अब मैं जी अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ। जी, धन्यवाद सर। आपने काफी विस्तार से रोमिला थापर के योगदान को, और विशेष करके 19वीं सदी में इतिहास और सामाजिक विषयों की जो संरचना हो रही थी, और गैर यूरोपीय इतिहास लेखन हो रहा था, उसमें रोमिला थापर के योगदान को रेखांकित किया। रोमिला थापर ने कैसे गैर यूरोपीय इतिहासकारों का एक विकल्प प्रस्तुत किया, भारत के वैशिष्ट को रेखांकित किया, प्राचीन काल के कथा कहानी के लेखन से बाहर निकाल के उसे एक विशुद्ध इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया, शहरीकरण की प्रक्रिया को समझाया, भाषा और साहित्य के संबंध को स्पष्ट किया, सामाजिक संरचना को स्पष्ट किया। इन तमाम विषयों पर आपने विस्तार से चर्चा की। अब मैं बिना समय गंवाए आदरणीय प्रोफेसर शशि भूषण उपाध्याय सर से अनुरोध करूंगा, आप इतिहास लेखन और इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान हैं, आप इस पुस्तक पर प्रकाश डालेंगे और इसकी उपयोगिता पर अपना विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रोफेसर शशि भूषण उपाध्याय सर। हेलो। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी सर। हाँ, मैं इस पुस्तक पर बात करूंगा, और मैं सबसे पहले जो है, जो
पुस्तक के अनुवादक हैं और प्रकाशक हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ। विमला ठाकुर की ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक में उन्होंने हिंदी बजट के सामने काम किया और लक्ष्मण जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई के पास हैं क्योंकि उन्होंने इसका बहुत ही अच्छा संपादन किया है हिंदी में। तो और मैं राकेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ बोलने के लिए। जहाँ तक इस पुस्तक का सवाल है, यह रोमिला थापर के 6 दशकों की पूरा ऐतिहासिक ज्ञान का एक तरह से निचोड़ है। उसमें इस किताब को पढ़ने से पूरा स्पष्ट होता है कि कैसे कैसे उनका एक विकास भी हुआ है और कैसे इतिहास दृष्टि उनकी क्या है। इस संदर्भ में ये बताना कि कुछ पहले, अब मुझे डेट याद नहीं, उन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास की दृष्टि में 3 पैराडाइम्स हैं। एक था जेम्स मिल का, दूसरा था विंसेंट स्मिथ का और तीसरा था डीडी कोशन। मिल ने ये किया, जेम्स मिल ने ये किया कि उन्होंने आ, कहीं न कहीं भारतीय इतिहास को, भारतीय अतीत को और वर्तमान को, उनके समय का वर्तमान, जेम्स मिल के समय का वर्तमान, इसको 3 भागों में, 3 कालों में विभाजित किया। पहला काल था हिंदू पीरियड, हिंदू काल, दूसरा था मुसलमान काल और तीसरा था ब्रिटिश काल। इसको, ये उनका एक काफी इतिहास दृष्टि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जो कि योगदान महत्वपूर्ण इस सेंस में नहीं था कि ये सही था, इस सेंस में महत्वपूर्ण था कि इतिहास में इसको बहुत जोर शोर से ग्रहण किया गया और इतिहास के को काल निर्धारित करने के लिए इसका बहुत उपयोग किया गया और काफी समय तक, मतलब आप समझ सकते हैं, ये काफी दशकों तक इसका उपयोग होता रहा पूरी तरह, और इसका काफी प्रभाव पड़ा भारतीय इतिहास के लिए। दूसरा था विंसेंट स्मिथ का, कि उन्होंने इसको काल विभाजन इस ढंग से नहीं किया, धर्म के आधार पर उन्होंने किया काल विभाजन डिनेस्टिक के आधार पर, जो रूलिंग डिनेस्टिक, जो शासन करने वाले वंश थे, उनके आधार पर इसका विभाजन किया और उन्होंने सिर्फ एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा लेकर के सामने रखा। तीसरा योगदान था पैराडाइम शिफ्ट का, डीडी प्रसादी का। उन्होंने पहले दोनों ऐसी इतिहास दृष्टियों को नकार दिया और उन्होंने एक मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि पेश करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्पादन के संबंध और उत्पादन के औजार में जो परिवर्तन होते हैं, उसके हिसाब से इतिहास को देखा जाना। तो रोमिला थापर कहीं न कहीं पूरी विश्व दृष्टि से, इतिहास के दृष्टिकोण देखती है और उसमें बावजूद उसकी कि उनका स्तर पर संस्कृत के, भारतीय संस्कृत के बारे में, साहित्य के बारे में और चीज़ों के बारे में लेखन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मूलतः वो इतिहास के दृष्टि से देखते हैं। एक और इस किताब में जिक्र है, एक और इतिहास दृष्टि, और वो लेख में जाहिर नहीं होती है, तो रोमिला थापर के तरह तरह और लेखन में है, पुस्तक में भी है। एक और महत्वपूर्ण इतिहास वो थी राष्ट्रवादी इतिहास, जिन्होंने औपनिवेशिक इतिहास का विरोध करने की कोशिश किया, जिसमें कि कहीं ना कहीं जेम्स मिल में भी पूरा एक तरह से आलोचना है। उनका मानना है कि ब्रिटिश के आने से पहले इतिहास लगभग मतलब स्टैटिक था, पूरा भारत का इतिहास स्टैटिक था। और विंसेंट स्मिथ का मानना है कि भारत में अपनी यूनिटी से बहुत कम समय ऐसा रहा है जबकि भारत एकीकृत रहा है, यूनिटाइड रहा है। मौर्य डिनेस्टी, गुप्ता डिनेस्टी और मुगल डिनेस्टी, जिसमें कि एक तरह का एकीकरण हुआ था, उसके अलावा ज्यादातर वो डिवीजन ही रहा था। ये कहीं ना कहीं एक औपनिवेशिक दृष्टि को प्रदर्शित करता है, क्योंकि अगर भारत डिवाइडेड था और तो उसको ब्रिटिश
उपनिवेशवाद के तहत उसको यूनाइट किया गया। इसलिए ब्रिटिश जब तक रहेंगे तब तक जो है उसको एक भारत बन के रहेगा, नहीं तो वो छिन्न भी नहीं रहेगा। इसका विरोध किया राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने, और एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास दृष्टि विकसित होती है राष्ट्रवादी उन्होंने भारत के एकीकरण को कई स्तरों पर देखा। एक तो कि राजनीतिक एकीकरण की लगातार बातचीत के बावजूद इसके की बड़ी बड़ी नहीं थी, लेकिन जो छोटी थी उन्होंने भी यूनाइट करने का प्रयास किया और भारत राजनीतिक रूप से एकीकरण का प्रयास किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हो सकता है कि भारत राजनीतिक रूप से एक न रहा हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वो हमेशा एक ही था। और सांस्कृतिक रूप से एकीकरण को इतना अतीत में ले जाया गया कि वो हड़प्पा की सभ्यता से शुरू हो जाता है सांस्कृतिक एकीकरण। और हड़प्पा की सभ्यता को भी कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने माना, ऐसा कहा कि वो जो है वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ था, या वैदिक परंपरा के साथ उसकी समानता है। तो हम देखते हैं कि इस जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक है, उसका एक जन्म होता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, जो कि इतिहास दृष्टि आज की एक प्रचलित हो रही है, उसमें उसका एक योगदान था। और ये इतिहास दृष्टि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास बन की उभरती है दो तरह से। एक तो ये उपनिवेशवादी इतिहास दृष्टि का विरोध करती है, लेकिन उपनिवेशवादी इतिहास दृष्टि से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तत्व वो संग्रहित भी करती है, लेती भी है, और उसको थोड़ा तब्दील करके पेश करती है। तो रोमिला थापर इस इतिहास दृष्टि को, इस पुस्तक में उनका एक खास ध्यान रहा है कि इस इतिहास दृष्टि का, क्योंकि उपनिवेशवादी इतिहास दृष्टि तो पुरानी हो गई, अब ज्यादातर भारतीय इतिहास लेखक इससे नहीं तरजीह देते हैं। उसके अलावा न तो उनको ये भी नहीं वो मानते हैं कि एकीकरण का दर जो है सिर्फ उस समय था। बहुत तरह के लेखन है इसमें। दूसरा कि मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि भी प्रचलित हुई, और काफी बहुत सारे इतिहासकारों ने उसमें किया, बहुत बड़े इतिहासकार उससे जुड़े और उसको प्रचारित। लेकिन कहीं न कहीं एक कहते हैं सबटेरेनियन लेवल पे, एक स्तर पर, जो कि लोगों के मानस में जाती थी, यह इतिहास दृष्टि लोगों के जो एक पब्लिक हिस्ट्री थी उसमें बनी रही, जो कि सांस्कृतिक राष्ट्रवादी इतिहास। और यह इतिहास दृष्टि आज के संदर्भ में हिंदुत्ववादी इतिहास दृष्टि में ने उसको और परिवर्तित किया, और उसको कहीं न कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में भी ठीक है, उन्होंने हिंदू योगदान को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया, लेकिन कहीं न कहीं उसमें बहुत सारे ऐसे भी राष्ट्रवादी इतिहासकार थे जिसमें मानते थे कि जो मुसलमान आए, मुसलमान शासक थे, इन्होंने भी अपना योगदान दिया, और कहीं न कहीं कुल मिलाकर एक कंपोजिट कल्चर डेवलप, कंपोजिट पॉलिटिक्स तो डेवलप होती है, कंपोजिट कल्चर इस पर भी बात की। लेकिन हिंदुत्ववादी इतिहास जो विकसित होती है, जो कि उपनिवेशवादी इतिहास दृष्टि से भी लेती है, राष्ट्रवादी इतिहास से भी लेती है, और एक तीसरी के पांचवी तरह का इतिहास दृष्टि विकसित करती है, जो कि बिल्कुल अलग है। वो उसका मानना है कि जो मुसलमान लोग आए या मुसलमान शासक यहाँ जो थे, उनका कोई योगदान ही नहीं रहा भारतीय संस्कृति के निर्माण। तो रोमिला थापर की किताब का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है पुस्तक का कि उस इतिहास दृष्टि को तमाम साक्ष्यों के आधार पर, तमाम प्रमाणों के आधार पर और अपने तर्कों के आधार पर इसको काटती। तो मुझे लगता है इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है कि ये उस इतिहास दृष्टि को नकारते हैं जो कि कहीं न कहीं जनमानस में प्रेषित करने की कोशिश की जा रही है, और जनमानस में है भी है इतिहास की, इसको नकारा नहीं है। तो रोमिला थापर का यह योगदान इस पुस्तक के माध्यम से बहुत। तो कैसे इसका विरोध, जैसे ऐतिहासिक पद्धति की बात करें, ऐतिहासिक पद्धति की बात
पहली ऐतिहासिक पद्धति क्या होती है? ऐतिहासिक पद्धति पिछले 3 शताब्दियों में या उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं यूरोप में विकसित होती है, और हर वहां से हर जगह उसका प्रसार होता है। और सिर्फ इसलिए कि यूरोप में विकसित होती है, यूरोप में विकसित हर चीज गलत नहीं हो जाती है। यूरोप में उनकी इतिहास दृष्टि जिसमें यूरोप का एक डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश करते हैं और निश्चित रूप से गलत थी। लेकिन जो एक ऐतिहासिक पद्धति विकसित होती है जो कि एक इतिहास लेखन को प्रोफेशनल लेवल पे ले जाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि स्रोत तो हमारे पास है, बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन स्रोतों को कैसे समझा जाए, कैसे माना जाए कि वो स्रोत सटीक है। इसके लिए बहुत सारी पद्धतियां विकसित होती है। आर्कियोलॉजी तो एक है जो पुरातत्व विज्ञान है। इसके अलावा एक साइडियोलॉजी है। उसके बाद जो कि डॉक्यूमेंट का अध्ययन करती है, हस्तलेखन का अध्ययन करती है। फिर सिक्कों का अध्ययन करने का एक अलग है, इंस्क्रिप्शन का अध्ययन करने का एक अलग विकसित होता है, और ये स्थापित करने का कि काल कैसे होता है। लिंग्विस्टिक्स का एक अलग वो होता है। लिंग्विस्टिक्स से ही एक्चुअली शुरुआती दौर में यूरोप में आधुनिक इतिहास की नींव पड़ती है। इसमें उन्होंने वो सिद्ध करते हैं कि कुछ सोर्सेज जो है बाद में इंटरपोलेटिव सोर्सेज है, उनका अस्तित्व नहीं था, बाद की उसमें लिखे गए और पहले के नाम लिखे गए। इस तरह से जो इतिहास पद्धतियां विकसित होती हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास को प्रोफेशनल बनाती है। प्रोफेशनल इतिहास पब्लिक इतिहास से अलग इतिहास। ऐसा नहीं कि पब्लिक इतिहास जो भी है वो सब गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक मेमोरी हुआ या और भी तरह की चीजें हुई, वो जरूरी है उनको सस्टेन करने के लिए, उनको चलाने के लिए, और उसका इतिहास में भी एक महत्व है। लेकिन पब्लिक मेमोरी दो तरह, एक पब्लिक मेमोरी होती है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। तो अफ्रीका के इतिहास में हम पाते हैं कि बहुत सारे इतिहास जो कि मौखिक इतिहास से उससे जुड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं पब्लिक मेमोरी को, जनरेशनल मेमोरी को, पीढ़ियों का स्मृतियां जो है उनको रख के चलते हैं, उनके आधार पर इतिहास लिखते हैं, क्योंकि उनके पास लिखित स्रोत कम है, लिखित स्रोत कम है। तो उसका एक महत्व है। लेकिन हो जो रहा है वो ये है कि पब्लिक मेमोरी कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक मेमोरी कंस्ट्रक्ट इस तरह से कोशिश की जा रही है कि जो इतिहास में घटित हुआ और जो प्रमाणित रूप से घटित हुआ उसको नकार दिया जा रहा है, और जो अप्रमाणित चीजें हैं जिसके बारे में संदेह है, उन चीजों को सार्वजनिक स्मृति में डालने की कोशिश की जा रही है और उसको फैलाने की जा रही है। रोमिला थापर का इस पुस्तक के माध्यम से यह योगदान है कि उसको जो है वो कहीं ना कहीं आलोचना उसकी करती है, और उसकी समीक्षा भी एक स्तर पर करती है, दिखाते हैं कि कैसे इस तरह की चीजें गलत है। तो और उसमें एक चीज है, वो उसमें ये नहीं करती है कि ये लेफ्ट का है या राइट का है। हर स्तर पर उसको, जैसे आर्यन को लेके जो बात है, जैसे एक राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण था कि आर्य यहाँ के मूल निवासी थे। एक एक तरह का, उनमें भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में भी जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे वो कई तरह के थे। कुछ का मानना था कि आर्य बाहर से आए थे, कुछ का मानना था कि यहीं से मूल निवासी। तो जो मूल निवासी ही नहीं थे आर्य, जो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से उनका मानना है कि मूल निवासी थे, और वो हड़प्पा की संस्कृत से पहले के थे, तो हड़प्पा की संस्कृत भी कहीं न कहीं वैदिक संस्कृत में, आर्यन संस्कृत में समाहित करने की कोशिश की जाती है। पहली चीज तो उसको ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाले करते हैं। दूसरी ओर जो प्रगतिशील लेखक कुछ थे, जो कि वेदों से साक्ष्य लेकर या कई और जगहों से साक्ष्य लेकर इसको प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि आर्य जो आए तो उन्होंने कहीं न कहीं हड़प्पा संस्कृत पर, जो सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति, उस पर आक्रमण किया, उसको तहस नहस किया, लोगों को मारा, और उसके बाद अपना राज्य स्थापित किया। यह सार्वजनिक दृष्टि, इतिहास दृष्टि जो है, कहीं ना कहीं जो दलित इतिहास दृष्टि है या गैर ब्राह्मण इतिहास दृष्टि जो उस समय औपनिवेशिक काल में विकसित होती है, इन दोनों में समाहित है कि आर्य न सिर्फ बाहरी थे, उन्होंने
आक्रमण किया और यहाँ की पहले के लोगों को उनको पराजित करके उनके ऊपर शासन किया। रोमिला थापर इस पुस्तक में एक ऐसे है, एक दो उस पर है, उसको दोनों इनको इनसे अपनी दूरी बनाती हैं और कहती हैं कि ये है कि आर्य बाहर से आए थे, कि लिंग्विस्टिक उसके आधार पर ये पता चलता है, लेकिन वो एक एक ग्रुप के रूप में नहीं आए थे कि एक साथ आए और उन्होंने आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। वो बहुत सारे ग्रुप्स में आए थे, बहुत सारे वेव्स में आए थे, बहुत सारी धाराएं थी। तो ये, और उन्होंने हड़प्पा की संस्कृति को नष्ट नहीं किया, हड़प्पा की सभ्यता को नष्ट नहीं किया। उसके नष्ट होने के और कई कारण, और वो कारण कहीं न कहीं पर्यावरणीय कारणों से जुड़े हुए थे कि बाढ़ आ गई तो चूंकि वो रिवर वैली सिविलाइजेशन थी तो उनको हड़प्पा की तरफ। तो और दूसरी चीज ये है कि उन्होंने ये कहा कि आर्य जो है कोई रेस नहीं, कोई नस्ल नहीं। आर्य जो थे वो कहीं ना कहीं एक कल्चरल लिंग्विस्टिक ग्रुप था। एक खास तरह का कल्चर का अनुसरण करते थे और एक भाषा बोलते थे, भाषा उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई थी। और कल्चर उनका जो वैदिक कल्चर था शुरुआती दौर में, तो उससे जुड़े हुए थे और उसको जो है वो प्रसार करने की कोशिश करते थे। तो ये उनके साथ था, वो एक रेस नहीं थे, वो बहुत सारे रेसों से जुड़े हो सकते। तो इस तरह से उन्होंने जो एक जिसको हम आज एक दक्षिणपंथी दृष्टि कहते हैं या वामपंथी दृष्टि करते हैं, दोनों से अलग हटकर एक दृष्टि जो है वो सामने लाती है और वो ऐतिहासिक तथ्यों के उसके आधार पर लाती है। तो ये इस तरह से उन्होंने न सिर्फ औपनिवेशिक दृष्टि को नकारा, बल्कि राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि को भी उन्होंने नकारा। फिर तीसरी चीज एक कहते हैं जो कि सलील ने भी जिक्र किया उसका, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि स्रोत हमारे पास एक नहीं, विभिन्न स्रोत हैं। किस स्रोत को ग्रहण किया जाए? क्योंकि अगर किसी एक स्रोत को माने, जैसे कि आप अगर माने कि जो इंडो पर्शियन हिस्ट्री, उनको अगर आपने खासतौर से मध्यकाल की, इंडो पर्शियन हिस्ट्री में तो क्योंकि वो दरबारी इतिहासकार थे तो उन्होंने अपने राजा को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। उसमें इतना बढ़ाया चढ़ाया कि उन्होंने जो कहीं 10 लोग मरे थे तो उसको 10,000 कर दिया, और कहीं एक मंदिर को उन्होंने ध्वस्त किया था तो उसको 1,000 मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तो उन्होंने खुद कर दिया, मतलब वो इतिहासकारों ने खुद कर दिया। तो उस इतिहास को अगर आप यथावत ले लेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अलग इतिहास की निर्मित करेंगे। तो उसको हमें समझने की जरूरत है। जो सोमनाथ के माध्यम से कि कैसे मुसलमानों के इतिहास, मुस्लिम इतिहासकार थे, उनके इतिहास में भी जो इंडो पर्शियन इतिहासकार थे और जो अरेबिक इतिहासकार थे, उनमें फर्क। जो पर्शियन इतिहास है वो कॉन्क्वेस्ट का इतिहास, लेकिन जो अरेबिक इतिहास है वो कल्चरल उसका इतिहास है, कल्चरल इंटरमिक्सचर का इतिहास। इसलिए अलबरूनी का जिक्र करती है। अलबरूनी कॉन्क्वेस्ट की बात करते हैं, लेकिन वो महमूद गजनी के जो है वो आलोचक भी रहे हैं, इसलिए महमूद गजनी ने उनको जो है निष्कासित, निर्वासित कर दिया था वहां से, गजनी की। उसकी आलोचना भी करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इसके कॉन्क्वेस्ट, महमूद गजनवी महमूद की कॉन्क्वेस्ट जो है ये बहुत खराब है और ये कहीं ना कहीं जो है डेवलपमेंट को, जो विकास था, आर्थिक और सामाजिक विकास को बाधित करते हैं। तो अल बरूनी का इतिहास है। उसके अलावा एक और जिक्र करते हैं कि एक अरब ट्रेडर था जिसने 12वीं या 13वीं सदी में एक मस्जिद निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया सोमनाथ के आसपास। सोमनाथ का मंदिर जहाँ था उसके आसपास भूमि का अधिग्रहण किया, और उस भूमि के अधिग्रहण को मतलब उन्होंने पैसा देकर खरीदा। जो वहाँ के हिंदू ट्रेडर थे या हिंदू वो थे, बल्कि पुजारी भी थे जो थे, उनको भी पैसा देके एक मस्जिद के निर्माण के लिए खरीदा। और जो उनका डॉक्यूमेंट है वो अरेबिक में भी है और संस्कृत में भी। ये महत्वपूर्ण चीज है। और संस्कृत में उसका जो है विश्वनाथ की स्तुति से शुरू करते हैं। विश्वनाथ मतलब महादेव, मतलब शिव जी। और विश्वनाथ का एक अर्थ, शाब्दिक अर्थ अल्लाह भी हो सकते हैं जो पूरे विश्व का नाथ है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक ये दृष्टि भी है कि एक
सामाजिक समरसता भी साथ ही साथ विकसित हो रही है। उसी तरह से उन्होंने, जैसा कि सलीम ने बताया, कि जैन और वो स्रोतों का भी इस्तेमाल किया है। तो स्रोत हमारे पास एक नहीं, स्रोतों को उनकी समग्रता में समझना होगा और सबको कंपेयर करके तब फिर निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे महमूद ने आक्रमण किया था और मंदिरों को ध्वस्त किया, लेकिन इसके साथ ये भी देखा जाना चाहिए जो महमूद ने इतिहास लिखवाया था या जो उसके द्वारा पुष्ट इतिहास लेखन था, इसमें ये भी जिक्र है कि तमाम शिया मुसलमानों को भी मारा था वो। और जो 50,000 लोगों के मारने की बात होती है वो कहीं उसकी उसमें कहीं जिक्र है तो 50,000 शियाओं को मारा और उनकी मस्जिदों को ध्वस्त किया था। तो महमूद बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहा था, क्योंकि पूरा ये टर्किश जो वो रूलर्स का वो फैलता है चारों ओर, वो इस्लाम के क्रीड को समर्थन तो देते हैं, इस्लाम धर्म को समर्थन तो देते हैं, लेकिन उसके हिसाब से हर लेवल पे चलते नहीं। और कहीं ना कहीं उनका पर्पज ये होता है कि कब्जा किया जाए, धन लूटा जाए या इस तरह से, तो वो सब महमूद कर रहा था। तो निश्चित रूप से ये अलग अलग स्रोतों से जो के माध्यम से जो इतिहास निर्मित होता है वो महमूद को कहीं जस्टिफाई नहीं करता है, वो सिर्फ उसको उस कॉन्टेक्स्ट में स्थापित करने की कोशिश करता है कि उस संदर्भ, ऐतिहासिक संदर्भ क्या। और ये तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो रोमिला इस पुस्तक के माध्यम से कहना चाहती है कि ऐतिहासिक संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम किसी चीज को उसके संदर्भ से निकाल के और कहीं न कहीं इधर स्रोतों से कुछ कुछ उद्धृत करके अगर पेश करें तो कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है, किसी पक्ष के लिए कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है, और ये एक गलत बात है। तो इतिहास को समग्रता में देखा जाना चाहिए, स्रोतों का अध्ययन करना चाहिए और उस स्रोतों को उनके संदर्भ में समझना चाहिए, तभी हम इतिहास को समझ पाएंगे। और जो इसलिए वो प्रोफेशनल इतिहास की बात करते हैं, और प्रोफेशनल इतिहास यही है कि जो ऐतिहासिक पद्धति विकसित हुई है इतने सालों में, जो कि प्रमाणित पद्धति है और जिसको वो किया जाता है उसको मानना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि, और ऐसा कहा भी नहीं जा सकता कि सार्वजनिक स्मृति को या और जो डिपार्टमेंट, जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके बाहर की सारी चीजों को नकार दिया जाए। उनको भी समझा जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यथावत नहीं लेने की जरूरत है, उनको समझने की और उनको इतिहास के ढांचे में ढालने की जरूरत है। तो इतिहास इतने सालों के से विकसित होता होता एक ऐसी पद्धति बन गई है, एक ऐसा वो स्वरूप इसने अख्तियार कर लिया है कि उसमें कुछ उसके नियम हैं। उन नियमों का उल्लंघन करके अगर आप इतिहास लिखना शुरू करेंगे या लोगों के मस्तिष्क में वो इतिहास डालना शुरू करेंगे तो ये गलत होगा, वो सही नहीं होगा। फिर वो बात करती हैं कि कैसे जो है इस ढंग का इतिहास लिखने के लिए जो जरूरत होती है, वो जरूरत होती है कि इतिहासकारों का एक समूह न सिर्फ कुछ स्रोतों को प्रमाणित करे, तथ्यों को प्रमाणित करे, बल्कि उन तथ्यों का एक सत्यापन। अच्छा, ये बात बहुत पहले से इतिहास में विकसित होती है कि साइंस, जब इतिहास को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में करने की कोशिश की गई तो ये कहा गया कि जैसे विज्ञान की तरह जो नेचुरल साइंसेज है, प्राकृतिक विज्ञान है, उनकी तरह एक्सपेरिमेंट तो इतिहास में नहीं किया जा सकता, लेकिन अब इतिहास के तथ्यों को सत्यापित किया जा सकता है। उसकी एक पद्धति है, तरह तरह के पद्धतियां विकसित हुई हैं, उनके हिसाब से सत्यापित करना चाहिए। लेकिन सत्यापित करने के बाद इतिहासकारों के समूह द्वारा भी उनको समझा जाना चाहिए और उनको मान्यता मिलनी चाहिए, तभी तथ्य एक तथ्य के रूप में विकसित होगा। तो इस बात को करने की बहुत जरूरत है इतिहास के। वो उसको आगे बढ़ती, इसीलिए वो बात करती हैं कि जो एनसीईआरटी या आईसीएसआर द्वारा जो पोषित इतिहास लिखे जा रहे हैं या जो वो किए जा रहे हैं, उनमें क्या परेशानी।
उनमें परेशानी है कि उनमें ऐसे तथ्यों को घुसाने की कोशिश की जा रही है जो कि अ, ज्यादातर इतिहासकारों द्वारा सत्यापित नहीं हुए, और उनकी, जैसे कि आर्य के बारे में या सरस्वती सभ्यता के बारे में हो सकता है उनका, रोमला थापर इस पुस्तक में भी कहते हैं कि सरस्वती सभ्यता की बात करते हैं, सरस्वती सभ्यता का इस्तेमाल करते हैं, तो सरस्वती सभ्यता, लेकिन वो सिंधु घाटी सभ्यता को बिल्कुल खारिज नहीं कर देती है, या हड़प्पा सभ्यता को कहती है कि सरस्वती हो सकती है, लेकिन हमें पता नहीं कौन सी नदी। पहले घाघर को माना जाता था लेकिन वो नहीं तय हो पाया। फिर वो कहते हैं कि एक हरस्वती नाम की नदी वो है जो अफगानिस्तान बलूचिस्तान के एरिया में, हो सकता है कि उसको कहा हो सरस्वती। तो जो सरस्वती सभ्यता को ये हिंदी क्षेत्र में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, तो उसका वो कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से सत्यापित नहीं है, ऐतिहासिक रूप से ये प्रमाणित नहीं। तो उस पर एक सवाल उठा रही है, उसको खारिज नहीं कर रही, उस पर सवाल उठा रही है, और सवाल उठाना हमारा एक, किसी भी इतिहासकार का या किसी भी व्यक्ति जो कि चेतन व्यक्ति है, चेतन अपनी चेतना से सोचता है, या उसको एक समीक्षात्मक चेतना है, उसको जरूरी मानता है कि इस ढंग से किया जाना चाहिए। तो क्योंकि कल्पना को इतिहास नहीं आप बना सकती है। रोमला थापर जो बेसिकली विभेद करती है कि एक प्रोफेशनल इतिहास है और दूसरा मिथकीय इतिहास, जो मिथकों पे है। यहाँ दिक्कत ये है कि मिथकीय इतिहास माइथोलॉजी को लेके नहीं है, क्योंकि माइथोलॉजी भी एक नहीं है, हमारे यहाँ माइथोलॉजी भी बहुत तरह की है। मिथकीय इतिहास क्या है? वो एक काल्पनिक इतिहास बन गया है मिथकीय इतिहास। वो काल्पनिक इतिहास की कुछ मिथ को आप ले लेते हैं, उनको मानते हैं कि ऐसा ही था, जबकि उसका किसी भी ग्रंथ में कई बार कोई उल्लेख भी नहीं मिलता है। उस तरह के इतिहास को स्थापित करने की कोशिश कहीं न कहीं इतिहास के साथ खिलवाड़ करना है। इस पुस्तक का एक सबसे बड़ा योगदान ये है कि इस ढंग की इतिहास पर न सिर्फ प्रश्न चिन्ह उठाती है, न सिर्फ आलोचना करती है, बल्कि यह अपील करती है कि इसको खारिज किया जाए और इतिहास एक उचित इतिहास दृष्टि से देखने की कोशिश की। तो वो कहती हैं कि आज संघर्ष वामपंथी और दक्षिणपंथी इतिहासकारों का नहीं, और न तो यह मार्क्सवादी इतिहास को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न है, बल्कि यह संघर्ष इतिहास लेखन की विधि को स्थापित करने की, पद्धति को स्थापित करने के लिए है। ये महत्वपूर्ण चीज है। फिर रोमला थापर ये कहते हैं कि राष्ट्र के बारे में पुस्तक में भी दिख रहा है, उन्होंने कहा है कि जब उन लोगों ने इतिहास लिखना शुरू किया था तो बहुत प्रचंड राष्ट्रवाद की धारणा से प्रेरित। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि रोमिला थापर पर जो आलोचनाएं की जाती हैं, जो उन पर हमले किए जाते हैं, तो कहा जाता है कि ये एंटी नेशनल है और ये है। लेकिन उन्होंने इसको कहा है, स्वीकार किया है बार बार कि उन्होंने जब उन लोगों ने जब शुरू किया था तो एक प्रबल राष्ट्रवाद की चेतना से प्रेरित थे कि एक राष्ट्र का निर्माण करें। लेकिन कौन से राष्ट्र का निर्माण करना है, ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्र का भी एक अर्थ नहीं है, राष्ट्र के निर्माण के बारे में भी एक विचार नहीं है। तो जिस राष्ट्र को निर्माण करने की वो बात है, वो बात करती हैं, या जिस राष्ट्र को लेकर उन्होंने कहा कि इससे प्रेरित होकर उन लोगों ने इतिहास लिखा, और न सिर्फ इतिहास लिखा बल्कि वो पहले से ही स्थापित इतिहासकार थे। तो जब एनसीईआरटी की किताबें लिखने का उनके पास रिक्वेस्ट उनको किया गया, तो उस समय तो वो बहुत स्थापित इतिहासकार थे, और कक्षा 6 और 7 और 8 और 9 10 की किताबें लिखने की उनको जरूरत न थी। उससे न तो उनका मान बढ़ता, न तो पैसा बढ़ता, तो उसकी उनको जरूरत नहीं थी। उन्होंने इतिहास इसलिए लिखा कि राष्ट्र की भावना, राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर कि जितने भी छात्र पढ़े वो कहीं न कहीं राष्ट्र से जुड़े। लेकिन वो राष्ट्र की समझ एक अलग थी, वो राष्ट्र की समझ कहीं न कहीं धार्मिक समझ नहीं थी, वो राष्ट्र की समझ एक सेकुलरवादी समझ थी, और राष्ट्र की समझ एक कंपोजिट कल्चर की थी। एक सामाजिक संस्कृति जो है, जो भारत में विकसित हुई थी, जो शताब्दियों के दौरान विकसित हुई, और उसी संस्कृति के तहत जब 1857 में जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी,
जो लड़ाई लड़ी, जो विद्रोह हुआ था, उसमें जितने भी राजाओं ने या सुल्तानों ने जो भी नोटिफिकेशन, या जितने भी लीडर्स ने जो भी अपना जारी किया, अ, वो सारे जो है कहीं ना कहीं सारे धर्मों की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों की बात करते हैं, एक साथ बात करते हैं। और ये भी बात करते हैं कि अंग्रेज न सिर्फ धर्मों को, सारे धर्मों को प्रताड़ित कर रहे हैं, धर्म के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, धर्म का विनाश कर रहे हैं, बल्कि एक ही आर्थिक रूप से भी शोषण कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उस सामाजिक संस्कृति की भावना से, या गंगा जमनी तहजीब जिसको कहा जाता है, उससे प्रेरित है। तो इस राष्ट्र की भावना को सामने लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं किया गया तो कहीं न कहीं राष्ट्र की एक एकांगी भावना, जो एकांगी विचार विकसित होगा, उससे राष्ट्र को नुकसान पहुंचेगा। राष्ट्र का सही से उचित निर्माण नहीं होगा और उससे समाज में खैर भाव बनती जाए। तो इस पुस्तक की मैं कह सकता हूँ कि यही रनिंग थीम, निष्कर्ष के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि सही और वैज्ञानिक रूप से इतिहास को लिखा जाना चाहिए, जो काल्पनिक इतिहास अलग है। ऐतिहासिक विधि का, ऐतिहासिक पद्धति का, प्रॉपर ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा ये मानना चाहिए कि स्रोत कई तरह के होते हैं, स्रोतों का समग्र अध्ययन करके और संदर्भित किया जाना चाहिए, उस संदर्भ में रख के उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि राष्ट्र को एक उचित ढंग से समझा जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना अगर उचित ढंग से न समझा जाए तो राष्ट्र के निर्माण को नहीं में योगदान नहीं देगी, बल्कि उसको नुकसान पहुंचाएगी।